पुतिन के नए सेनापति के रणनीति के तहत हो रहे हैं। कीव पर जबरदस्त हमले का रूसी सेना यूक्रेनी फोर्स को कीव में ही उलझाए हुए है। यूक्रेनी सेना कीव की सुरक्षा करने में जुटी है और इसका फायदा उठाते हुए रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन की जमीनों पर कब्जा कर रही है। कुछ देर पहले पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको से मुलाकात के मौके पर ऐलान किया कि रूस यूक्रेन की जमीनों पर कब्जा नहीं कर रहा बल्कि अपनी जमीनों को वापस ले रहा है। यूक्रेन में रूस की बारूदी बरसात हर बीतते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। यूक्रेन की पराजय हर बीतते घंटे के साथ करीब आती जा रही है। और इसी के साथ यूक्रेन में तख्ता पलट की आशंका भी बढ़ती जा रही है। यूक्रेन की हार और ज़ेलेंस्की के तख्ता पलट की संभावना तब बढ़ गई जब कीव समेत पूरे यूक्रेन में रूस के हमले तेज हो गए। युद्ध में उस वक्त बड़ा टर्न आ गया जब यूक्रेन के बड़े भूभाग पर रूस का कब्जा हो गया। रूसी सेना डोनेट्स्क और ज़ैपोरिज़िया पर कब्जे के बेहद करीब पहुंच गई है। वहीं सूमी में रूस को निर्णायक बढ़त मिल गई है। रूस ने 9 महीने जबरदस्त हमला कर यूक्रेन के गढ़ चासिव यार को ढहा दिया। अब डोनेट्स्क के चासिव यार शहर पर पूरी तरह से रूस का कब्जा हो गया है। रूसी सेना ने चासिव यार की सेंट्रल बिल्डिंग पर विजय पताका फहरा दी है। रूसी सेना जिस तरह से हमले कर रही है उससे यूक्रेनी फोर्स पोक्रोवस्क में भी सरेंडर करने के करीब पहुंच गई है। रूसी फौज ने डोनेट्स्क के क्रामातोर्स्क में भी हमले तेज कर दिए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी सेना डोनेट्स्क विजय के बेहद करीब है। पूरे डोनेट्स्क पर किसी भी वक्त कब्जे का ऐलान हो सकता है। तो यूक्रेन युद्ध में कैसे बड़ा टर्न आ गया, अब हम आपको ये समझाते हैं। रूस का दावा है कि उसने चासिव यार पर कब्जा कर लिया है। रूस ने पोक्रोवस्क पर भी कब्जे का दावा किया। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी फौज क्रामातोर्स्क पर भी कब्जे के करीब पहुंच गई है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि वो किसी भी वक्त पूरे डोनेट्स्क पर कब्जा कर सकती है। उधर सूमी में रूसी सेना जबरदस्त अटैक कर रही है। सूमी में रूसी सेना को बड़ी बढ़त मिल चुकी है और इतना ही नहीं, ज़ैपोरिज़िया के 75% भूभाग पर रूस का कब्जा हो गया है। यूक्रेन में रूस को बड़ी कामयाबी तब मिली जब पुतिन ने नया कमांडर नियुक्त किया। पुतिन ने 15 मई को बड़ा फैसला लिया था। आंद्रे मार्तिविचेव को ग्राउंड फोर्स का कमांडर बनाया गया था। आंद्रे ने करीब 2 महीने तक युद्ध की रणनीति तैयार की। उसके बाद उस पर अमल शुरू हुआ। अब आंद्रे की रणनीति इतनी कारगर हुई है कि यूक्रेनी फोर्स हर मोर्चे पर सरेंडर करती जा रही है। आंद्रे के विजय फॉर्मूले के सामने नेटो की युद्ध नीति पूरी तरह फेल साबित हुई है। आंद्रे ने ऑपरेशन अभी शुरू ही किया है। पहले ही चरण में यूक्रेनी सेना कई मोर्चों पर पस्त हो गई है। सिर्फ रूस का दावा है कि चासिव यार पर उसका कब्जा हो चुका है, लेकिन ज़ेलेंस्की इसे रूसी सेना का प्रोपेगेंडा बता रहे हैं।
जेलेंस्की ने बयान जारी कर कहा है कि चासिव यार को लेकर रूसी सेना अफवाह फैला रही है। यूक्रेनी सेना रूस को आगे बढ़ने से लगातार रोक रही है। चासिव यार और पोक्रोवस्क में अब भी जंग जारी है। जेलेंस्की के दावे अपनी जगह, लेकिन जो तस्वीरें आई हैं वो इस बात का सबूत है कि चासिव यार पर अब रूस का नियंत्रण हो चुका है। और रूस यूक्रेन में किस तरह जबरदस्त ड्रोन हमले कर रहा है, अब आपको हम ये आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। मेरे पीछे एक डेटा आपको मैं दिखाने जा रही हूं। पिछले साल का ये डेटा है, जुलाई 2024 महीने का डेटा है, जिसमें 426 ड्रोन अटैक किए गए रूस की तरफ से यूक्रेन में। यानी कि अगर एवरेज निकाला जाए तो हर दिन 13 ड्रोन अटैक। अब साल 2025 जुलाई महीने की बात कर लेते हैं तो यहां पर अब रूस यूक्रेन पर अटैक कर रहा है 6297। इसका सीधा मतलब यह है कि हर दिन रूस यूक्रेन पर 203 ड्रोन अटैक्स कर रहा है। और अगर मुकाबला किया जाए पिछले साल जुलाई से 2024 और 2025 का, तो कई गुना ज्यादा तेजी के साथ हर दिन अटैक बढ़ा रहा है यूक्रेन पर रूस। तो सूमी और ज़ेपोरिजिया में रूसी सेना इस वक्त क्या कर रही है, अब आपको हम अगली रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके जरिए समझिए। रूस के नए सेनापति ने कीव विजय का ऐसा प्लान तैयार किया है कि जेलेंस्की सेना ट्रैप में फंस गई है। रूस कीव पर जबरदस्त हमले कर रहा है। यूक्रेन पूरी ताकत अपनी राजधानी की रक्षा में झोंक रहा है। रूसी सेना पूर्वी फ्रंट पर इसी का फायदा उठा रही है। पूर्वी फ्रंट पर जबरदस्त हमले कर यूक्रेनी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। रूस ने कीव में लगातार तीसरे दिन भी ऑलराउंड अटैक किया। रूसी सेना ने स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों से कई जगहों पर धमाके किए। रूसी हमले में यूक्रेन में तैनात IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। विस्फोट की वजह से कई इमारतें बर्बाद हो गई। रूसी हमले में सिर्फ कीव में 26 लोग मारे गए, 159 लोग घायल हो गए। एक तरफ कीव में जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ पूर्वी यूक्रेन में कब्जा अभियान तेज हो गया है। सूमी और ज़ेपोरिजिया में रूसी सेना यूक्रेन के ठिकानों पर फैब बमों और मिसाइलों की बरसात कर रही है। सूमी में रूस ने यूक्रेन के एयरबेस को टारगेट किया तो ज़ेपोरिजिया में यूक्रेनी सेना के ठिकानों और हथियार गोदाम पर हमले किए गए। सूमी में रूसी सेना को बड़ी बढ़त मिलने की रिपोर्ट है। वहीं ज़ेपोरिजिया का 75% भूभाग रूस के नियंत्रण में आ चुका है। रूसी सेना अब एडवांस्ड क्रूज मिसाइल और अपग्रेडेड ड्रोन से हमले कर रही है। यही वजह है कि यूक्रेन में तैनात नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम रूसी हमलों को रोक नहीं पा रहे। पुतिन ट्रंप की डेडलाइन से पहले ही यूक्रेन में अपने सभी लक्ष्य पूरे कर लेना चाहते हैं। फिलहाल पुतिन और उनके नए सेनापति की रणनीति तेजी से सफल हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ट्रंप ने पुतिन को लेकर जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। पुतिन से ट्रंप ने खुद बात की लेकिन रूस से यूक्रेन पर हमले अभी तक जारी हैं। अब ट्रंप बेहद निराश है और माना जा रहा है कि अमेरिका पुतिन के शासन का अंत करवा सकता है। रूस को पुतिन मुक्त बनाने के लिए तख्ता पलट या मर्डर, यही दो ऑप्शंस हैं। पुतिन रूस में बेहद शक्तिशाली हैं और कोई भी नेता उनके मुकाबले में नहीं है और इसीलिए माना जा रहा है कि पुतिन की हत्या करवाने की कोशिश की जाएगी। जिस दिन से यूक्रेन में धमाकों की शुरुआत हुई, जिस दिन से पुतिन ने यूक्रेन में सैन्य ऑपरेशन का फैसला लिया,
उसी दिन से यूक्रेन और अमेरिका ने एक खास ऑपरेशन की शुरुआत कर दी थी। वो मिशन कई बार कई वजहों से रोका गया, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि बाइडेन काल में शुरू हुए उस ऑपरेशन को ट्रंप ने दोबारा एक्टिव कर दिया है। अमेरिका और यूक्रेन का वो मिशन था पुतिन का अंत। दोनों देशों की खुफिया एजेंसी इस मिशन में जुटी रही। पुतिन के अंत के दो विकल्प थे, मर्डर या तख्ता पलट। लेकिन ट्रंप काल में अमेरिका की नीतियां बदल गई। ट्रंप का मकसद युद्ध रोकना था और इसके लिए पुतिन से कई बार बात की गई, लेकिन अब ट्रंप पुतिन से बहुत निराश है। ट्रंप को पुतिन से कोई उम्मीद नहीं है। इसी निराशा के साथ ट्रंप युद्ध खत्म करने की डेडलाइन दे चुके हैं, लेकिन ट्रंप जानते हैं कि पुतिन ट्रंप की बात नहीं मानेंगे। ट्रंप की निराशा बढ़ने और ना उम्मीद होने की कई वजह सामने हैं। पहली ये कि क्रेमलिन से जवाब दे दिया गया है कि डेडलाइन नहीं मानी जाएगी। दूसरी ये कि पुतिन बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको से मुलाकात कर रहे हैं। तीसरी ये कि रूस बेलारूस के साथ मिलकर बहुत बड़े युद्धाभ्यास की तैयारी में है। चौथी वजह, ईरान के मुद्दे पर पुतिन खुलकर अमेरिका के विरोध में आ गए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ट्रंप समझ चुके हैं कि पुतिन के रहते उनकी कोई प्लानिंग कामयाब नहीं होने वाली है। ट्रंप फिलहाल यूक्रेन में युद्ध रुकवाना चाहते हैं, लेकिन अब खतरा यूरोप पर हमले का है। ट्रंप के डेडलाइन के बाद से यूक्रेन में बेहद तेज रफ्तार से हमले हो रहे हैं। यूरोप के कई देशों ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि अमेरिका से इंतकाम के लिए रूस यूरोप पर हमला करेगा। इसलिए अब माना जा रहा है कि ट्रंप युद्ध विराम से अधिक पुतिन शासन के अंत को अहमियत दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप बाइडेन काल के उस प्लान को फिर से एक्टिव करने जा रहे हैं, जिसका मकसद रूस में पुतिन शासन का अंत था। पुतिन के मर्डर या तख्ता पलट के लिए अब अमेरिकी एजेंसियां पूरी ताकत लगाएंगी। रूस में क्या हो सकता है, ये आपको दिखाते हैं। रूस में पुतिन की हत्या के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के कई एजेंट मौजूद हैं। इसके अलावा यूक्रेनी खुफिया एजेंसी HUR के एजेंट्स भी पुतिन की हत्या की ताक में रहते हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप अब इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद भी ले सकते हैं। ये तीनों खुफिया एजेंसी मिलकर पुतिन पर हमले की प्लानिंग कर सकते हैं। मर्डर के अलावा रूस में तख्ता पलट कराने की भी कोशिश होगी। कई रूसी नेता वर्षों से पुतिन के डर की वजह से खामोश हैं। कई रूसी जनरल भी रूस का राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। ट्रंप की मदद से पुतिन के ऐसे विरोधी तख्ता पलट की कोशिश में जुट सकते हैं। पुतिन की सुरक्षा बेहद सख्त है। अब पुतिन के बॉडीगार्ड एंटी ड्रोन गन भी रख रहे हैं, क्योंकि पुतिन के काफिले पर ड्रोन हमले का खतरा है। अमेरिका के इशारे पर पुतिन पर स्नाइपर गन से भी हमला हो सकता है और इसके अलावा जहर देकर भी पुतिन की हत्या की जा सकती है। हालांकि पुतिन की हत्या करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पुतिन ज्यादातर वक्त क्रेमलिन के सुरक्षित दफ्तर में ही रहते हैं और उनकी सुरक्षा में कई बॉडीगार्ड्स दिन रात लगे हैं। रूस की एक सीक्रेट रिपोर्ट से खुलासा हुआ था कि पुतिन की हत्या के लिए 27 सीक्रेट एजेंट्स की टीम तैयार की गई है। पुतिन की हत्या के लिए यूक्रेन के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप थॉर को जिम्मेदारी मिली है। CIA के कुछ एजेंट भी थॉर की टीम का हिस्सा हो सकते हैं। इसके बाद पुतिन की सुरक्षा की समीक्षा की गई और कई नए नियम लागू कर दिए गए। पुतिन की निजी जिंदगी जिस तरह से एक रहस्य है, वैसे ही रहस्यमयी है पुतिन की सुरक्षा, जिसके बारे में रूस के बड़े बड़े अफसरों को भी पूरी जानकारी नहीं होती। यही वजह है कि तमाम खतरों के बीच पुतिन आगे की प्लानिंग कर रहे हैं और अब नेटो से भिड़ने की प्लानिंग हो रही है। पुतिन ने एक बार फिर बेलारूस प्लान को एक्टिव किया है। बेलारूस के राष्ट्रपति रूस पहुंच चुके हैं। दोनों एक बड़े युद्धाभ्यास की योजना बना रहे हैं। पुतिन और
लुकाशेंको बेलारूस में बड़े युद्ध अभ्यास का प्लान बना चुके हैं। सितंबर में युद्ध अभ्यास के लिए रूस सैनिकों को बेलारूस भेजेगा। युद्ध अभ्यास को यूरोपीय देश सिर्फ बहाना मान रहे हैं। दावा यह है कि रूसी सेना किसी और मकसद से आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना की 15 नई डिवीजन तैयार की जा रही है। रूस से 1 लाख सैनिकों को युद्ध अभ्यास में शामिल करने का प्लान है। युद्ध अभ्यास के बहाने ही रूस बेलारूस में 1 लाख सैनिक भेजने में कामयाब होगा। अब यहाँ एक सस्पेंस है, वो ये है कि बेलारूस से कीव पर हमला होगा या यूरोप पर। रूसी सेना बेलारूस से पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया जैसे देशों पर हमला कर सकती है। यूक्रेन के कीव पर हमले का मिशन भी चलाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल ये साफ नहीं है कि रूस यूरोप पर हमला करेगा या फिर बेलारूस से कीव पर अटैक होगा। ज़ेलेंस्की का दावा है कि ट्रंप की नीतियों की वजह से रूस अब यूरोप से बदले का प्लान तैयार कर रहा है। पुतिन ने ट्रंप के निराशा वाले बयान पर जवाब दिया है। निराशा तभी होती है जब किसी की उम्मीदें हद से अधिक बढ़ जाती हैं। ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस बहुत बड़े युद्ध की प्लानिंग कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की सीक्रेट रिपोर्ट के हवाले से नेटो का युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। माना जा रहा है कि पुतिन यूरोपीय देशों को पोलैंड और लिथुआनिया की सीमा पर उलझाकर कीव पर कब्जे के मिशन को पूरा कर सकते हैं। बेलारूस से नीप्रो नदी के किनारे से हमला हो सकता है। बेलारूस से कीव की दूरी 150 किलोमीटर से कम है। बेलारूस से हमले से यूक्रेनी सेना की ताकत बढ़ जाएगी। बेलारूस से हमला होने के बाद यूक्रेनी सेना के सामने कीव को बचाने की चुनौती होगी और ऐसे में डोनेस्क और दूसरे अहम मोर्चे से सैनिकों को शिफ्ट करना होगा। एक रिपोर्ट में दावा है कि यूक्रेन तक मदद न पहुंचे, इसके लिए रूस अब पोलैंड बॉर्डर को सील करने की कोशिश में है। इसलिए रूस की सेना पोलैंड को युद्ध जैसे माहौल में उलझाकर रख सकती है। पोलैंड ही नहीं, रूस संपूर्ण बाल्टिक पर एक साथ प्रहार कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यूरोप में स्थिति बेकाबू हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन ने कीव का प्रतिशोध रूस के कई शहरों से लिया है। बीती रात यूक्रेन ने रूस के कई शहरों पर ड्रोन हमले किए, लेकिन आने वाले दिनों में इससे भी भीषण हमले होने की जानकारी है, जिसकी तैयारी पूरी है। रूस के इन हमलों से अमेरिका के राष्ट्रपति भी भड़के हुए हैं। अब रूस को चक्रव्यूह में फंसाने के लिए ट्रंप के इशारे पर अमेरिकी खेमे के देश एकजुट हो रहे हैं। यूक्रेन को नए हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी गई है। अमेरिका ने $1 बिलियन की सहायता राशि यूक्रेन के लिए मंजूर कर दी है। यूक्रेन नए सिरे से जंग की तैयारी कर रहा है। रूस को रोकने के लिए पूर्वी सीमा पर 300 किलोमीटर लंबी डिफेंस लाइन बनाई जा रही है। पेंजा में रूसी सेना का रेडियो प्लांट भस्म। रोस्टोव में रूस का रडार स्टेशन नष्ट। टगनरोग में रूस की एयरक्राफ्ट डिजाइन यूनिट ध्वस्त। जुलाई की रात रूस ने कीव पर भीषण ड्रोन और मिसाइल हमले किए। और 31 जुलाई की रात को यूक्रेन का प्रतिशोध शुरू हो गया। कीव पर रूस ने जितना बारूद बरसाया, उससे राजधानी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन यूक्रेन ने कीव का बदला रूस के सीमाई शहरों पर ड्रोन हमले करके लिया है। यूक्रेन ने सटीक इंटेलिजेंस के आधार पर रूस के सामरिक ठिकानों को निशाना बनाया है। यूक्रेन ने रूस के बेलगोरोद, रोस्टोव, क्रास्नोदर, वोरोनिश, लिपेत्स्क और तुला पर बीती रात स्वार्म ड्रोन से हमले किए।
रोस्तोव के तगनरोग इलाके में रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन के हमले से तगनरोग के बिरीव एयरक्राफ्ट डिजाइन ब्यूरो को भारी नुकसान हुआ है। ये कंपनी रूस के लिए सिविल और मिलिट्री एयरक्राफ्ट के डिजाइन तैयार करती है। इसके अलावा यूक्रेनी MiG-29 विमानों ने रूस के सामरिक ठिकानों पर हैमर बम से हमले भी किए हैं। यूक्रेनी MLRS ब्रिगेड ने खार्किव के सीमाई इलाके से रूस पर बड़े रॉकेट हमले भी किए। रूस पर 31 जुलाई की शाम को यूक्रेन के हमले शुरू हुए और 1 अगस्त की भोर तक ड्रोन की बरसात होती रही। रूस ने यूक्रेन के ड्रोन हमलों पर विस्तार से रिपोर्ट जारी की है। रूसी डिफेंस सिस्टम ने 31 जुलाई की रात 60 से ज्यादा ड्रोन तबाह किए हैं। बेलगोरोद पर यूक्रेन ने 31 ड्रोन हमले किए। रोस्तोव पर 12 ड्रोन हमले किए गए हैं। क्रास्नोदर पर यूक्रेन के 5 ड्रोन हमले नाकाम किए गए। वोरोनिश में 3 ड्रोन गिराए गए। लिपिट्स्क में 2 और तुला में भी 2 ड्रोन गिराए गए हैं। रिपोर्ट है कि अमेरिकी खेमे के देशों ने यूक्रेन को हमलों के लिए इंटेलिजेंस मुहैया कराया है। इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया का नाम सबसे ऊपर है। 30 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया का एक टोही विमान यूरोप पहुंचा है। ये पोलैंड की सीमा के करीब गश्त लगा रहा था। इसलिए माना जा रहा है कि यूक्रेन को ऑस्ट्रेलिया से इंटेलिजेंस डेटा मिला है। ऑस्ट्रेलिया का वर्क्स E-7A पोलैंड पहुंचा और ये अमेरिका के संकेत पर किया गया। दावा है कि ऑस्ट्रेलिया का ये विमान अब पोलैंड से यूक्रेन के लिए जासूसी कर रहा है। इसी विमान ने यूक्रेन को रूस के सामरिक ठिकानों का इंटेलिजेंस डेटा दिया। इसी इंटेलिजेंस डेटा के आधार पर यूक्रेन की ड्रोन फोर्सेज ने रूस पर हमले किए हैं। रूस के खिलाफ अमेरिकी चक्रव्यूह तैयार हो चुका है। क्योंकि कीव पर लगातार हमलों से राष्ट्रपति ट्रंप बहुत भड़के हुए हैं। I think it's Russia. I think it's disgusting what they're doing. I think it's disgusting. अमेरिकी खेमे के देशों ने यूक्रेन को हथियारों की मदद बढ़ा दी है। यूक्रेन के कमजोर पड़ चुके डिफेंस और अटैक सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है। फ्रांस की MBDA कंपनी ने एस्टर मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। एस्टर सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइलें हैं। यही कंपनी स्कैल्प और स्टॉर्म शैडो मिसाइलें बनाती है। साल 2025 के मिसाइल प्रोडक्शन टारगेट को 5 गुना बढ़ा दिया गया है। ये मिसाइलें यूक्रेन को दी जाएंगी और इनसे रूस पर हमले तय हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने भी यूक्रेन के लिए खजाना खोल दिया है। यूएस सीनेट कमेटी ने यूक्रेन के लिए $1 बिलियन की सैन्य मदद को मंजूरी दे दी है। यानी अब अमेरिका से भी यूक्रेन को बड़ी मदद मिलने वाली है। इस मदद से यूक्रेन को नए हथियार मिलेंगे और इनका इस्तेमाल रूस के खिलाफ किया जाएगा। रूस शांति नहीं चाहता, बल्कि आने वाली गर्मियों के सीजन में यूक्रेन के बड़े इलाके पर कब्जा करना चाहता है। रूस के इस प्लान को नाकाम करने के लिए यूक्रेनी फौज ने पूर्वी सीमा पर एक बड़ी डिफेंस लाइन तैयार करना शुरू कर दिया है। पूर्वी यूक्रेन
यूक्रेन के बड़े इलाके में सूरजमुखी के खेत खाली किए जा रहे हैं। यूक्रेन 300 किलोमीटर लंबी डिफेंस लाइन तैयार कर रहा है। ये डिफेंस लाइन पूर्वी सीमा पर बनाई जा रही है ताकि खार्किव और सुमी को बचाया जा सके। पूर्वी यूक्रेन के बड़े इलाके में टैंक रोधी खंडकों का जाल तैयार किया जा रहा है और इसके साथ ही कांटेदार तारों की बाड़ भी तैयार की जा रही है। लोहे के एंगल जोड़कर हेजहॉग बनाए जा रहे हैं और इन्हें अवरोधकों की तरह लगाया जा रहा है। इस रणनीति को प्रोक्यूपाइन फोर्टिफिकेशन कहा जा रहा है और इससे दुश्मन के काफिले की रफ्तार घट जाती है और उस पर आसानी से हमला किया जा सकता है। कीव पर हमलों के बाद और रूस के स्प्रिंग ऑफेंसिव की भनक लगते ही अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी जंग के लिए तैयार करना तेज कर दिया है। जैसे ही यूरोपीय देशों से यूक्रेन को मिसाइलों का नया जखीरा मिलता है, वैसे ही रूस पर बड़े हमले होने तय हैं। यूक्रेन को अभी नए F-16 भी मिलने वाले हैं। यानी रूस आने वाली गर्मियों में यूक्रेन के खिलाफ जिस बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है वो मुश्किल साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। प्रशांत महासागर में आए भूकंप से रूस को बहुत नुकसान पहुंचा है, जिससे पुतिन के ऑपरेशन ईस्ट को झटका लग सकता है। पैसिफिक में अमेरिका की घेराबंदी से रूस पीछे हट सकता है। सैटेलाइट तस्वीरों से सामने आया कि 8.8 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी आई, जिसने कामचटका सैन्य ठिकाने पर जबरदस्त तबाही मचाई है। इस दौरान वॉरशिप और सबमरीन को भी नुकसान पहुंचा है, जबकि वोरई क्लास की एक एटमी सबमरीन गायब है। अगर वो समंदर में समा गई तो एटमी रेडिएशन का खतरा बढ़ सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो पुतिन के फरमान पर एटमी सबमरीन को किसी सीक्रेट मिशन पर भेजा गया है। जुलाई को रूस के पूर्वी छोर पर आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई। भूकंप के वक्त की तस्वीरों से अंदाजा हो गया था कि आफ्टर शॉक के बाद सुनामी की लहरें भी बर्बादी लेकर आने वाली हैं। ये तस्वीरें कामचटका से आई हैं, जहां भूकंप के बाद 120 आफ्टर शॉक आए, जिसके बाद सुनामी ने कामचटका की तस्वीर बिगाड़ कर रख दी। खासतौर से वहां के रूसी सैन्य ठिकाने को बड़ा नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि अगले 48 घंटे तक आफ्टर शॉक आते रहे और लहरें रिहायशी इलाकों तक पहुंचती रही। अभी भी बड़े भूकंप का खतरा बना हुआ है। इसी वजह से रूस ने अपनी सबमरीन और वॉरशिप वहां से हटाए हैं। इस बीच एक तस्वीर सामने आई है जिसमें कामचटका के सैन्य ठिकाने पर पूरी तरह पानी भर गया दिख रहा है। सबमरीन और वॉरशिप हैंगर डूब गए हैं। वहां बना कमांड सेंटर भी जलमग्न हो गया है। अब ये दूसरी सैटेलाइट तस्वीर है। ये रायबची नेवल बेस है जहां पैसिफिक फ्लीट तैनात रहती है। इसी जगह पर रूस की बोराई क्लास सबमरीन भी तैनात रहती है। ये जगह अवाचा की खाड़ी के पास पड़ती है। भूकंप के बाद आई सुनामी में पूरा बेस तबाह हो गया। सैटेलाइट तस्वीरों में देखिए, पोर्ट का एक हिस्सा टूट गया है और वहां तैनात वॉरशिप और एटमी सबमरीन लापता हो गई हैं। रूस की तरफ से सबमरीन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। न्यूक्लियर बेस पर हुए नुकसान के बारे में भी बताया नहीं जा रहा है। इस बीच सामने आया है कि एटमी सबमरीन का कुछ पता नहीं है। ऐसे में रेडिएशन रिसाव का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि सबमरीन अगर समंदर में समा गई तो बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। आसपास रेडिएशन फैल सकता है, जिसकी जद में पूरा कामचटका प्रायद्वीप आ सकता है। पुतिन के फरमान के बाद से रूस समंदर में बड़ी तैयारी कर रहा था।
जिससे जंग होने की स्थिति में नेटो पर विध्वंसक पलटवार कर सके। रूस ने पैसिफिक फ्लीट में एटॉमिक सबमरीन की तैनाती की थी। प्रशांत महासागर में अमेरिका के वर्चस्व को तोड़ने के लिए पैसिफिक फ्लीट का बड़ा रोल रहने वाला था, खास तौर से जब नेटो ने रूस के पास परमाणु हथियार तैनात करने की तैयारी शुरू की। ऐसे में पश्चिमी देशों को जवाब देने के लिए रूस प्रशांत महासागर में तैनाती बढ़ा रहा था। रूस की तैयारियों के बारे में पेंटागन को पता लगा तो उसकी नींद उड़ गई, क्योंकि पुतिन ने हर दिशा में एटॉमिक सबमरीन की तैनाती की है, जबकि पैसिफिक में उसने एटॉमी बेस बना लिया है। पूर्वी फ्रंट पर रूस के कौन कौन से सैन्य ठिकाने हैं उन्हें समझिए। सबसे अहम है व्लादिवोस्तोक, जो पैसिफिक फ्लीट का हेडक्वार्टर है, जहां कमांड सेंटर, वॉरशिप और सबमरीन की तैनाती है। दूसरा नेवल बेस है कामचत्का, जहां रूस ने एटॉमिक सबमरीन तैनात की है। तीसरा बेस है सखालिन नेवल बेस, जहां कोस्टल मिसाइल ब्रिगेड की तैनाती की गई है। चौथा बेस है खाबरोव्स्क, ये दूसरे पोर्ट के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए है। यहां एयर बेस भी है। भूकंप और सुनामी से इन सभी ठिकानों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान कामचत्का के एटॉमी बेस को पहुंचा है। हालांकि रूस ने किसी न्यूक्लियर विस्फोट से इनकार किया है। क्रेमलिन ने बयान जारी किया है, कामचत्का को भूकंप से ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। किसी भी तरह के बड़े नुकसान की जानकारी नहीं है। परिस्थितियां वहां सामान्य हो रही है। रूस की पैसिफिक फ्लीट में 53 वॉरशिप और 5 बोरोई क्लास की सबमरीन है, जिनकी तैनाती कामचत्का प्रायद्वीप के आसपास की गई है। नौसेना दिवस पर रूस ने ईस्टर्न फ्रंट पर भी वॉर ड्रिल की थी, जिसमें पैसिफिक फ्लीट शामिल हुई थी। ये उसी युद्धाभ्यास की तस्वीरें हैं जिससे नेटो में खलबली मच गई थी, क्योंकि रूस ने एक साथ 6 फ्रंट पर इससे बड़ी नेवल एक्सरसाइज नहीं की थी। खास बात यह है कि रूस ने इस एक्सरसाइज में अपने सभी परमाणु सबमरीन उतारी थी। रूस के पास 63 सबमरीन हैं, जिसमें 12 सबमरीन बोरोई क्लास की हैं, जो पैसिफिक और नॉर्दर्न फ्लीट में तैनात की गई हैं, जबकि यासिन क्लास सबमरीन की संख्या 18 है। इनकी तैनाती काला सागर और बाल्टिक सागर में की गई है। इसके अलावा ऑस्कर क्लास की 7 सबमरीन को पैसिफिक फ्लीट में लगाया गया है। साथ ही किलो क्लास की सबमरीन की संख्या सबसे ज्यादा है, जो 23 है। इन्हें आर्कटिक और पैसिफिक में तैनात किया गया है। कामचत्का पर सबसे ज्यादा न्यूक्लियर सबमरीन लगाई गई थी और उसी जगह पर भूकंप और सुनामी का सबसे ज्यादा असर हुआ है, क्योंकि कामचत्का के पास पड़ने वाली अवाचा की खाड़ी से भूकंप का एपिसेंटर 120 किलोमीटर था। ऐसे में पहले भूकंप के झटकों से नेवल बेस को नुकसान पहुंचा। फिर सुनामी से आई लहरें बोरोई क्लास की एटॉमिक सबमरीन को अपने साथ ले गई। हालांकि ये सिर्फ कयास भर है, क्योंकि परमाणु सबमरीन लापता है। लेकिन इस बीच नेटो को डर है कि कहीं पुतिन ने किसी सीक्रेट मिशन पर परमाणु सबमरीन को रवाना किया हो, जो नेटो देशों पर कभी भी परमाणु हमला कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। खमेनेई की एटमी जिद अरब में विनाश की वजह बन सकती है। दरअसल ईरान ने अमेरिका के सामने परमाणु वार्ता के लिए नई शर्तें रखी हैं, जिन्हें पूरा किए बिना ईरान किसी समझौते पर बातचीत नहीं करेगा। तो वहीं पुतिन ने ईरान को मजबूत करने के लिए सीरिया से नजदीकी बढ़ानी शुरू कर दी है। पुतिन अरब में अमेरिका के खिलाफ सीरिया और ईरान के साथ एक नया फ्रंट बनाने की तैयारी में है, जो दुनिया के इस हिस्से में महाजंग छेड़ सकता है। इजराइल के जरिए 12 दिन का युद्ध लड़ा। ईरान के एटॉमी ठिकाने पर B-2 बॉम्बर से बम गिरा। इसके बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति खमेनेई की एटॉमी जिद नहीं तोड़ पाए। अब हालात ऐसे हैं कि अमेरिका एक बार फिर परमाणु वार्ता शुरू करना चाहता है, लेकिन खमेनेई ने साफ कर दिया है कि बिना उनकी शर्तों को माने अमेरिका से कोई वार्ता नहीं होगी। ईरान ने अमेरिका से वार्ता के लिए 2 नई शर्तें रखी।
अमेरिका ईरान के यूरेनियम संवर्धन के अधिकार को स्वीकार करे, दूसरी 12 दिन के युद्ध में ईरान को हुए नुकसान की भरपाई करे। सवाल है कि खामनेई के इस हौसले और जिद का कारण क्या है? वो कौन सा फैक्टर है जो खामनेई को डोनाल्ड ट्रंप से टकराने की शक्ति दे रहा है? इसके पीछे हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने ईरान की सुरक्षा और अमेरिका के अरब से पलायन का ब्लूप्रिंट तैयार करना शुरू कर दिया है। रूस 2 मोर्चे पर ईरान को मजबूत कर रहा है। नंबर 1 कूटनीतिक मोर्चा, नंबर 2 सैन्य मोर्चा। ये 31 जुलाई की मॉस्को से आई तस्वीरें हैं, जो एक तरफ खामनेई का हौसला बढ़ा रही हैं, तो दूसरी तरफ ट्रंप और नेतन्याहू को टेंशन दे रही है। 31 जुलाई को सीरिया का प्रतिनिधि मंडल रूस पहुंचा, जिसका नेतृत्व सीरियाई विदेश मंत्री असद अल शैबानी कर रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल में सीरियाई रक्षा मंत्री मुरहाफ अबू कासरा भी शामिल हैं। सीरियाई विदेश मंत्री असद अल शैबानी ने लावरोव से मुलाकात की, जहां राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य सहयोग पर बात हुई। दावा है कि असद अल शैबानी ने राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात की है। सीरिया में अल शरा सरकार बनने के बाद यह पहला मौका है जब कोई प्रतिनिधि मंडल रूस पहुंचा है। माना जा रहा है कि अल शरा का भरोसा ट्रंप से टूट चुका है, जिसकी वजह इजरायल के सीरिया पर हमले हैं। रूस इसका फायदा उठाकर अल शरा से संबंध सुधारने की कोशिश में है। इससे रूस को 2 फायदे होंगे। पहला, अरब में रूस की सैन्य स्थिति दोबारा मजबूत होगी। दूसरा, अल शरा पुतिन के रिश्ते मजबूत होने से इजरायल सीरियाई एयर स्पेस का मनचाहा इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, जिससे ईरान तक इजरायल की पहुंच सीमित होगी। माना जा रहा है कि रूस भविष्य में सीरिया में एयर डिफेंस सिस्टम और रडार तैनात कर सकता है, जिससे अगर इजरायली फाइटर जेट ईरान की तरफ बढ़ते हैं तो ईरान को इसकी सूचना पहले ही मिल सकेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, पुतिन चीन के साथ मिलकर सैन्य मोर्चे पर ईरान की ताकत बढ़ा रहे हैं। दावा है कि रूस का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरान पहुंच चुका है। इसे सीक्रेट रास्ते से ईरान पहुंचाया गया है, जहां रूसी जवान ईरानी सैनिकों को इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन जल्द ही ईरान को J-10 फाइटर जेट भेज सकता है, जिसके जरिए ईरान की वायुसेना को मजबूत बनाने की तैयारी है। इधर 24 घंटे बाद ईरानी राष्ट्रपति पाकिस्तान दौरे पर जाने वाले हैं, जहां उनकी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर से मुलाकात होगी। दावा है कि पाकिस्तान ईरान से न्यूक्लियर डील पर बात कर सकता है। ईरान ने अपने प्रॉक्सी संगठनों को एक बार फिर मजबूत करना शुरू कर दिया है, जिसकी भनक इजरायल को भी है। इजरायल ने एक बार फिर हिजबुल्लाह पर हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायल ने लेबनान में 18 जगहों पर एयर स्ट्राइक की, दक्षिणी लेबनान और बैका वैली पर हमला किया, हिज़्ब की सबसे बड़ी मिसाइल फैक्ट्री को तबाह कर दिया। इसे हाल ही में हिजबुल्लाह ने ईरान की मदद से दोबारा शुरू किया था। यहां कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल बनाई जाती थी। साफ है, ईरान एक बार फिर प्रॉक्सी को मजबूत कर रहा है, जिसमें चीन और रूस भी उसकी मदद कर रहे हैं। माना जा रहा है कि ईरान और उसके प्रॉक्सी को ताकतवर बनाकर रूस और चीन ट्रंप की टैरिफ नीति का भी हिसाब बराबर करने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ताइवान के फ्रंट पर चीन की आक्रामकता अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अपने विस्तारवादी मंसूबों को पूरा करने के लिए सिर्फ चीन घुसपैठ ही नहीं कर रहा, बल्कि खुफिया हथियारों के सहारे आगे भी बढ़ रहा है। और इस तैयारी में अमेरिका की एंट्री की आशंका का भी ध्यान रखा गया है। अब क्या है चीन की तैयारी, देखिए इस रिपोर्ट में। ये चीन के वो पोत हैं जिसने चीन के ऑपरेशन ताइवान को गति दे दी है, और इस अभियान को चीन के उस षड्यंत्र के रूप में देखा जा रहा है जिससे ताइवान पर कब्जे की रणनीति को अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है।
ताइवान के पास चीन के जहाज। ताइवान पर कब्जे के लिए चीन ने एक बार फिर समुद्र में जहाज उतारे हैं, ऐसे जहाज जिनके बारे में कोई नहीं जानता, और इन्हीं जहाजों ने ताइवान के खिलाफ संपूर्ण युद्ध की आशंका को उभार दिया है। हालांकि इन जहाजों को रोकने के लिए ताइवान ने गश्ती नौकाएं भी भेजी, लेकिन रहस्यमयी नौकाओं से ताइवान भी कब्जे का संकट महसूस करने लगा। मैक्सार से मिली ये वही तस्वीरें हैं जिसमें चीन के नए लैंडिंग बार्ज दिखाई दे रहे हैं, और माना जा रहा है कि ये जहाज जल थल हमलों के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो ताइवान पर हमले के लिए सबसे मुफीद हथियार साबित हो सकते हैं। मतलब साफ है कि हाईटेक हथियारों के क्रम में अमेरिका का प्रमुख साझीदार ताइवान बहुत पीछे है, करने की कोशिश, इतना पीछे कि चीन के मोर्चे पर लगातार वो दबाव का सामना भी कर रहा है। लेकिन ये भी तय है कि अगर चीन को हिमाकत करता है तो अमेरिका भी इस क्षेत्र में सीधी एंट्री कर सकता है। सिस्टम की तैनात, इसलिए चीन इस मोर्चे पर दोहरी तैयारी के साथ उतरेगा, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि चीन दुनिया में तेजी से अपने परमाणु हथियार बढ़ा रहा है, ताकि युद्ध में उतरे बिना ही रणनीतिक फायदा हासिल कर सके। जिसका प्रमाण यह है कि सिपरी ने चीन के पास 600 परमाणु हथियार होने का दावा किया है, और यह भी कह दिया है कि 2030 में चीन के पास 1000 से ज्यादा परमाणु वॉरहेड होंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चीन ने इतना आक्रामक रुख क्यों अपनाया है? क्या चीन दुनिया में खुले जंग के मोर्चे का फायदा उठाने की तैयारी में है, या फिर अमेरिका के खिलाफ सैन्य गठबंधन में शामिल होकर चीन ताकतवर हो गया है? इन सभी सवालों के जवाब में सबसे पहले जिक्र होता है रूस का। सकता है इसकी वजह बनेगा अमेरिका और उसके हथियार। रूस और अमेरिका की अदावत में चीन ने अपना पक्ष चुन लिया है। यूक्रेन युद्ध में रूस को चीन ने गोपनीय मदद पहुंचाकर पुतिन का भरोसा जीता है, और अब चीन को भरोसा है कि अमेरिका के खिलाफ जंग में रूस प्रमुख सहयोगी साबित होगा। यही वजह है कि चीन अब रूस के साथ मिलकर ऐसी वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दे रहा है जिसमें टारगेट अमेरिका है। यह अभ्यास रूस के व्लादिवोस्तोक के पास होने जा रहा है, जिसमें 1 से 5 तक पारंपरिक के साथ न्यूक्लियर ड्रिल भी शामिल है, और इस ड्रिल का हिस्सा बनने चीन की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी रूसी बंदरगाह पहुंच चुकी है। यह अभ्यास उन 2 मोर्चों को केंद्र बनाकर हो रहा है जिनका बैकअप अमेरिका बना हुआ है, इसलिए अमेरिका युद्धाभ्यास का मकसद समझ गया है। यही वजह है कि तुरंत अमेरिका ने फाइटर प्लेन ट्रेनिंग में चीन के एयर डिफेंस की डमी को ध्वस्त करवाकर चीन को सख्त संदेश दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हाल ही में कनाडा ने फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान किया था, जिसके बाद इस लिस्ट में कुछ 12 देश शामिल हो चुके हैं, जिससे बौखलाए डोनाल्ड ट्रंप ने फिलिस्तीन अथॉरिटी के सदस्यों के खिलाफ प्रतिबंध की घोषणा की है। उन्हें वीजा देने से इनकार कर दिया। गाजा में इजरायली बारूद और भूख से मौत का सिलसिला जारी है। राहत सामग्री बांटने वाले कैंप और ट्रकों के आसपास से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो सभ्य कही जाने वाली आधुनिक मानव सभ्यता पर कई सवाल खड़े कर रही हैं। ये तस्वीरें गाजा के एक भोजन वितरण केंद्र की हैं, जहां राहत सामग्री बांट रहे ट्रकों से लाशों को उतारा जा रहा है। ट्रक पर मौजूद लोग डर से सहमे हैं। डर इजरायली गोलियों का है। ये ट्रक पर पड़ी गाजा के मासूम बाशिंदों की लाशें नीचे गिरा रहे हैं। गाजा में हो रहे कत्लेआम के बीच 12 देश फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान कर चुके हैं, जिससे बौखलाए अमेरिका ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी पर बैन लगा दिया है।
अमेरिका ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण और फिलिस्तीन मुक्ति संगठन यानी पीएलओ के सदस्यों के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा की है। अमेरिका ने दोनों संगठनों के सदस्यों को वीजा देने से इनकार कर दिया है। उन पर हमास का समर्थन करने और शांति के प्रयासों को विफल करने का आरोप लगाया है। दरअसल ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो अब सफल होती नजर आ रही है। फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा जैसे 12 देश फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान कर चुके हैं, तो वहीं सऊदी और फ्रांस ने एक घोषणा पत्र जारी कर 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन किया है। इस घोषणा पत्र में 3 बड़ी बातें हैं। पहली, गाजा का हल 2 स्टेट सॉल्यूशन से निकाला जाए। दूसरी, गाजा पर फिलिस्तीन अथॉरिटी का नियंत्रण हो। तीसरी, हमास फिलिस्तीन अथॉरिटी के सामने सरेंडर करे।